हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 1086 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 18,000 के करीब पहुंच गई है। झारखंड में चीनी वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 18,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 200 के करीब पहुँचने वाला है। रविवार को भी जमशेदपुर में 2 और चीनी वायरस मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में मिले 1086 नए मरीजों को मिलाकर झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 17,626 हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, झारखंड में अब होगा राजकीय अवकाश। राज्य विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने कहा कि हम विश्व आदिवासी दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन अब भी आदिवासी समाज में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर चिंता करने का विषय है। आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रांची स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने साल और करम के पौधे लगाए और मांडर भी बजाए। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के लोगों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति को बचाता रहे और प्राकृतिक और संस्कृतियों को सजोने में काम करता है। मानसून ने बदला मिजाज, मंगलवार तक राज्य में ऑरेंज अलर्ट। झारखंड मानसून का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले 4 दिनों तक ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में अगले 4 दिनों तक 9 से 12 अगस्त तक लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगा। 1 सितंबर से देश में फिर से खुलेंगे स्कूल। टीचर्स और स्टूडेंट को करना होगा यह काम। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 नए मामले के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 21 लाख हो गई है। इसी बीच अब स्कूलों को खोलने की फिर से चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का योजना बनाई है। इस योजना के हिसाब से सचिवों के एक समूह के साथ चर्चा भी हो चुकी है। खबर की माने तो कोविड-19 प्रबंधन इस जिम्मेदारी को ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्रियों के इस समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, किसानों को दे दिया उपहार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधाओं का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना की अलग अलग सुविधाओं का ऐलान किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को तमाम बधाइयां भी दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि सभी देशवासियों को, विशेष रूप से किसान भाई बहनों को बलराम जयंती की, हल, छठ और दाऊ जन्मोत्सव की शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की छठी किस्त 2,000 रुपये भी भेज दी गई है। अगर आपके खाते में अगर अभी तक नहीं आया है तो आप हमें कमेंट जरूर बताएं। तिरंगे वाला मास्क पहना तो देशद्रोह की धारा लगेगी। बाजार में खुलेआम बिक रहे झंडा वाले मास्क। तिरंगा मास्क पहनना या इसकी बिक्री की तो रांची जिला प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए बाजारों में विभिन्न प्रकार की मास्क की बिक्री की जा रही है। साथ ही इसी क्रम में कुछ दिनों से बाजार में धड़ेले से तिरंगा मास्क की बिक्री की जा रही है। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। क्या झंडा वाला मास्क बिकना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, सिर्फ शिक्षक करेंगे झंडोत्तोलन। चीनी वायरस महामारी की वजह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आएंगे। सीमित संख्या में शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अपने अपने स्कूलों में झंडोत्तोलन करेंगे। शिक्षक झंडोत्तोलन की तस्वीर और वीडियो तैयार कर उसे डीजी साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गाइडलाइन तैयार किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अगले सप्ताह इसकी गाइडलाइन जारी करेगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी और रैली का आयोजन नहीं होगा। जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जेएससी झारखंड बोर्ड के जो छात्र एक या एक से अधिक विषय में फेल हुए हैं, वे बोर्ड की वेबसाइट jackjharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेएससी झारखंड 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। वहीं जेएससी 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 अगस्त तय की गई है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए छात्र अधिकतम 3 विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 अगस्त तक आ सकती है दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। कुछ दिनों पहले रूस ने दावा किया था कि उसे वैक्सीन तैयार कर लिया है और यह खबर सुनने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी।
अब इसी महामारी से मुक्ति मिल सकती है। अब वहीं रूस ने दावा किया कि वह 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। आपको बता दें कि यह दुनिया की पहली वैक्सीन है जिससे चीनी वायरस को हराने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन को लॉन्च करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट की माने तो पहले इस वैक्सीन को रजिस्टर कराया जाएगा, फिर 3 से 7 दिनों के अंदर यह वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में मिलेंगे। पहले रूस में कहा था कि 15 या 16 अगस्त तक यह वैक्सीन आएगी, लेकिन अब इसे 10 या 12 अगस्त के बीच लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत और चीन पर दुनिया का बहुत कुछ निर्भर करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि आकार और प्रभाव को देखते हुए भारत और चीन पर दुनिया का काफ़ी कुछ निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का भविष्य किसी तरह की समतुल्य और समझ पर पहुंचने पर ही निर्भर करता है। CII शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन वार्ता के दौरान जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच समस्याएं हैं जो अच्छी तरह परिभाषित है। वह एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत और चीन अगले 10 वर्षों में दोस्त बन सकते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अपने अतीत को छोड़कर नए संबंध स्थापित किए हैं। जयशंकर ने इसका सीधा जवाब ना में दिया है। तो क्या चीन और भारत को फिर से एक हो जाना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीवो के साथ खत्म हुआ स्पॉन्सर डील से हमें कोई नुकसान नहीं, बोले सौरव गांगुली। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ IPL टाइटल और स्पॉन्सरशिप डील के निलंबन को सिर्फ एक झपकी जैसा बताया है। वहीं उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि यह एक वित्तीय संकट जैसा कुछ होगा। BCCI और वीवो ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 2020 IPL के लिए अपनी साझेदारी को निलंबित करने का फैसला किया, ताकि चीन भारत सीमा स्टैंड ऑफ के मद्देनज़र चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जा सके। वीवो ने 2018 से 2022 तक 2190 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि, लगभग 440 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के लिए IPL का शीर्षक परियोजना अधिकार जीता था। राम मंदिर और 370 के बाद चर्चा में आया जनसंख्या नियंत्रण बिल। राज्यसभा सदस्य में PM मोदी को लिखा पत्र। राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 के खात्मे जैसी अभूतपूर्व उपलब्धियों के बाद अब सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाने का दबाव बढ़ने लगा है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी सत्र में बिल लाने का आग्रह किया है। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह भाजपा सरकार ने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं, उससे यह साफ हो रहा है कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण बिल पर भी फैसला लिया जा सकता है। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू होना चाहिए? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा, जांच के लिए धारण करना पड़ा था ज्योतिषी का भेष। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को केंद्र सरकार ने CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वही ED सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ कर रही है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती से सोमवार को पूछताछ की जा सकती है। तो इस केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस में ठन गई है। हालांकि बिहार पुलिस ने अपनी जांच से संबंधित सारी जानकारी CBI को सौंप दी, लेकिन उससे मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग न करने और उनकी जांच में विघ्न डालने का भी आरोप लगाया है। मोदी को तिरंगा फहराने से रोको, लखनऊ में यह मैसेज वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ आपराधिक तत्वों ने फोन करके एक भड़काऊ मैसेज भेजा है। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराने के लिए विशेष धर्म के लोग आए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए हरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई। लखनऊ समेत कई जगहों पर लोगों के पास फोन आने के मामले ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फ़ोन करने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस पता लगा रही है। इस हत्या के पीछे जो भी है जल्द पुलिस उसकी पता लगा लेगी। LAC से नहीं हटेगी चीन सेना, लद्दाख का तनाव अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगा। लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच बना हुआ तनाव फिलहाल कम नहीं हो रहा है। इसका असर अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगा है। ट्विटर पर होने वाली जंग से एक चीन अकाउंट से भारत को लद्दाख खाली करने की धमकी दी जा रही है, जबकि भारतीय यूजर T-90 टैंकों की तैनाती चमगादड़ों के लिए बता रहे हैं। इतना ज़रूरत था कि LAC के काबिज क्षेत्रों में चीनी फौज को पीछे हटाने के छठे दौर की वार्ता अब विफल हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सेनाएं सर्दियों में गर्मी का एहसास करवाने की तैयारी में है। यानी जल्द ही युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, का 2 करोड़ नौकरियों का वादा, 14 करोड़ हो गए बेरोजगार। केंद्र की सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार को भी कभी राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 14 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार।
केंद्र की सत्तासीन नरेंद्र मोदी को भी कभी मेहुल चौकसी तो कभी राफेल जैसे मुद्दों पर घेरने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने अब बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार को घेरा है। यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। देश की आम जनता से कांग्रेस के बेरोजगार और 2 अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को नींद से जागना बहुत जरूरी है। ये देश का भविष्य का सवाल है। क्या केंद्र की सरकार अभी भी नींद में है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेपाल के पीएम का अयोध्या को लेकर बड़ा दावा, बोले करवाएंगे खुदाई। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने एक बार फिर से असली अयोध्या नेपाल में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह राम की मूर्ति बनवाने और इसे भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दे चुके हैं। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों से बातचीत कर कहा कि नेपाल में अयोध्या को लेकर सही सबूत साबित करते हैं कि भगवान राम का जन्म नेपाल में ही हुआ था। सबूत जुटाने के लिए खुदाई कराने के भी आदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। ओली ने यह दावा ऐसे समय में किया जब हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किए थे। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।